तो यूनिवर्स में अगर आप जाओगे तो सपोज दिस इज आवर सन एंड दिस इज आवर अर्थ, ठीक है। एक सामान्य भाषा में बोल सकते हो आप पार्टिकल्स। तो मेटल्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ओम फट गायब हो गया ऋषि मुनि, है ना। पोटेशियम पर मैग्नेट के कुछ क्रिस्टल्स लीजिए, देखो इस तरीके से, है ना। ऐसे साइंटिस्ट सोचते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। देखो आप लोग क्लास 9 में हो ना, अभी आप लोग मेरी क्लास पढ़ रहे हो। क्या करना है बेटा, आप लोग ना प्रॉपरली घर में पेरेंट्स से, किसी सीनियर से या अपने बड़े भाई बहन से चर्चा करना कि भैया मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या बनना है, या मैं क्या क्या कर सकता हूँ, है ना। और उसके हिसाब से ना देखो क्या होगा, आपके पास 9th में साइंस है, सोशल साइंस है, मैथ्स है ना, हिंदी है, इंग्लिश है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। अब आपका जो गोल सेट हुआ एक बार उसको लॉक कर देना। अब उस गोल के हिसाब से अभी आपको किस विषय में ज्यादा जोर देना है ना, उसके हिसाब से पढ़ाई करना। तो होगा क्या, आप ना अभी से अपने आप को उस पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए तैयार कर रहे होगे, ठीक है। तो बोलते हैं ना स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो हमको ना अचानक से क्लास 12 में जाके 11 में जाके तैयारी नहीं करनी नीट जेईई की या किसी और एग्जाम की। हमको ना उसकी फाउंडेशन अभी से बना लेनी है। मेरी बात समझ रहे हो ना, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ बेटा। मैं भी यूपीएससी एग्जाम निकाला हुआ, तो मुझे पता है कि अब कल पढ़ाई कैसे होनी चाहिए। हालांकि हम भी उतने गाइडेड नहीं थे जितने आप लोग अभी हो रहे हो। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, तो ऐसे केमिस्ट्री की क्लास है, अभी हो सकता है केमिस्ट्री की इस क्लास के बेसिक्स से आप लोग इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये टॉपिक आपके लिए हो जाए कि आप केमिस्ट्री में कोई ऐसा रिसर्च कर दो, कोई ऐसी मेडिसिन खोज दो कि आपको नोबेल पुरस्कार मिले। भाई इन बातों की संभावना हमेशा होती है हमारे आसपास, बट हम कभी सोचते ही नहीं है। क्यों नहीं सोचते? क्योंकि हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर ऐसा नहीं होता। यही तो बात है, पता है क्या, कि जो स्वामी विवेकानंद जी जो हैं वो ये बोलते हैं कि अपने आप को, अपने मन को ना उच्च आदर्शों से, अच्छे अच्छे विचारों से भर लो, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ो। अगर आपके आसपास वैसे की पर्सनालिटी नहीं ना, तो किसी बायोग्राफी को पढ़ लो। तो इससे होगा क्या बेटा कि आपके अंदर ना पढ़ने का एक जुनून पैदा हो जाएगा, कुछ करने के लिए, कुछ समाज को देने के लिए आप एकदम उत्तेजित हो जाओगे। और उसके बाद आप कोई काम करोगे ना, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। और इस बात के लिए, ऐसा करने के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपको अमेरिका जैसे विकसित देश में पैदा होना पड़ेगा, या भारत नहीं, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई या फिर कोलकाता जैसे किसी महानगर में रहना पड़ेगा। आप कहीं भी रहते हो, आप एक छोटे से गाँव में भी रहते हो ना, और अगर आप मेरा लेक्चर भी देख रहे हो ना बेटा, तो आप ना वो काम कर सकते हो जो आप चाहते हो। बट हाँ, अपने आसपास आपको वैसा माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। क्योंकि होता ही है ना कि हमारी सोसाइटी में ना वैसा माहौल क्रिएट करने के लिए लोग नहीं होते। आसपास बहुत मुश्किल से वो लोग मिलते हैं। सिर्फ पेरेंट्स होते हैं हमारे, जो हमारे लिए वाकई में ना चिंतित होते हैं, जो हमारी दिल से चिंता करते हैं, है ना। तो इस बात को पहले ध्यान में रखना, ठीक है बेटा। अच्छा, अब इसके बाद ये जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था मेरा, इसके बाद अब मैं आपको वापस आता हूँ सिलेबस में। देखो क्लास 9 के सिलेबस में 4-5 चैप्टर ही हैं, ज़्यादा बड़े चैप्टर नहीं है, छोटे चैप्टर हैं। अगर मैं इसकी तुलना करता हूँ क्लास 11-12 की केमिस्ट्री से, बहुत ही बेसिक चैप्टर है। अब यहाँ पे करना क्या है आपको? करना ये है बेटा कि मैं जो बताऊंगा ना, मैं 3-4 बुक को मिला के आपका पढ़ता हूँ। एनसीईआरटी तो खैर बहुत बेसिक बुक है, वो हम पढ़ेंगे ही, उसके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। बट 3-4 बुक से और जितने भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं मेरी समझ में जो आ रहे हैं कि आपको समझाने के लिए जरूरी है, मैं समझाऊंगा। और किसी भी चैप्टर को पढ़ाने का जो मेरा तरीका वो क्या है कि मैं पहले बताता हूँ कि बेटा हमको उसमें पढ़ना क्या क्या होता है ना, कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, मैं पहले वो बताता हूँ। और उसके बाद हम एक एक चीज पे ना बारीकी से आपका चर्चा करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसा बने, नींव इतनी मजबूत बने कि आप उस पर जो खड़ा करना चाहो आप कर सको। क्लियर है? तो पहले आते हैं आपका हमारे चैप्टर पे। देखो बेटा, चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी कि हमारे चारों ओर जितने प्रकार के मैटर हैं उन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है। अब इस चैप्टर को यहाँ पे पहले नंबर पे देने का कारण पहले इसमें विचार करते हैं। चलो सोच के देखते हैं भाई, क्यों हमने आपका इस चैप्टर को पहले नंबर पे लिया, क्यों इसको आखिरी में नहीं रखा? क्योंकि इंपॉर्टेंट तो है नहीं चैप्टर, है ना। अगर किसी होशियार से पूछोगे ना, बोलेगा भाई इसको तो मत पढ़े, एकदम आसान है ऐसा। मगर क्यों उसको पहले रखा गया है? पहले इसलिए रखा गया है कि जैसे देखो, वैज्ञानिक भी ना कोई दूसरे ग्रह से नहीं आते, हमारे आसपास के लोग होते हैं। अब मान लीजिए मुझे किसी चीज के बारे में सोचना है, तो सबसे पहले मैं अपने आसपास की चीजों के बारे में तो अवेयरनेस अपनी पैदा करूंगा ना। मुझे पता तो रहे भाई ये कैमरा है, ये आपका पीछे आपका ये है, ये स्क्रीन है, ये बड़ा सा आपका डिजिटल बोर्ड है, या फिर आपका ये मैं हूँ, ये कपड़े हैं, ये टी शर्ट है, बहुत सारी ऐसी बातें। तो पहले मुझे वो तो जानना पड़ेगा कि वो क्या चीज है। तो आपकी विज्ञान की जो समझ है, यानी कि जो साइंस की जो आपके अंडरस्टैंडिंग है, योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस, इन ऑर्डर टू इंप्रूव दैट पर्टिकुलर थिंग, व्हाट यू नीड टू नो, यू नीड टू नो द सराउंडिंग, योर सराउंडिंग्स इज रिक्वायर्ड। तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द एग्जैक्ट थिंग्स व्हिच आर प्रेजेंट अराउंड मी, what is the meaning of this particular word, that is matter.
दैट यू वांट टू नो, इसीलिए इस चैप्टर को पहले रखा गया है। ठीक है, तो पहले हम जानेंगे हमारे आसपास क्या चल रहा है, सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है ना, आपका कंपाउंड किसको बोलते हैं, मिक्सचर किसको बोलते हैं, एलिमेंट क्या होता है, ऑल दिस थिंग्स वी विल नो ग्रेजुअली इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर एज द चैप्टर गोज। ओके, नाउ क्या करेंगे ना अपन ना, पहले इस पूरे चैप्टर का यानी कि जो पहला चैप्टर है आपका, इसका मैं आपको सिनॉप्सिस बता दूंगा। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं बोलूँगा हिंदी में, यहाँ पे स्लाइड पूरी इंग्लिश में रहेगी, क्लास इंग्लिश मीडियम के लिए ही है, हिंदी में मैं नहीं समझाने वाला हूँ, बट मैं बोलूँगा हिंदी में ताकि आपको समझ में आ जाए। क्लियर है ना? तो देखिए बेटा, आपकी जो क्लास है यानी कि जो पहली क्लास है, ये जो इसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग, इसमें क्या क्या है पहले तो ये देख लेते हैं। देखो क्या क्या है, पहले मुझे बताना है कि व्हाट इज मैटर, ये समझाऊंगा आपको कि भाई व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड मैटर। ठीक है, देन हम देखेंगे कि भाई मैटर है, जो मैंने बोल दिया कि भाई एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज गॉट मास इज कॉल्ड एज मैटर। अगर मैंने आपको डेफिनेशन बता दी तो मेरी बात को बस मानना नहीं है, क्योंकि अपन साइंस पढ़ रहे हैं, हर बात का आपको प्रूफ देना पड़ेगा। तो ये जो सेकंड टॉपिक है दैट इज एविडेंसेस ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर, ये आपको ये बताएगा कि जो मैंने पहली डेफिनेशन बताई ना कि मैटर क्या है, ये कैसे हम साइंटिफिकली इस बात को जान सकते हैं। ठीक है, सेकंड में हम ये देख लेंगे। तीसरा जो टॉपिक है वह है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर। देखो क्या होता है ना बेटा, जैसे जो मैटर होता है ना, कोई सा भी मैटर हो दुनिया का, ठीक है, आप हो, मैं हूं, कोई भी हो, वो ना बहुत सारे छोटे छोटे एटम्स का बना होता है, बहुत ही छोटे छोटे का। अब ये जो आपका एटम्स है, इनका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या होता है, यानी कि इनका नेचर कैसा होता है, क्या ये घूमते रहते हैं, क्या ये स्थिर रहते हैं, है ना, या फिर ये बहुत छोटे होते हैं कि बड़े बड़े होते हैं, ये सब हमको जानना है इस वाले सेक्शन में। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यहाँ पे इसको समझ लेंगे। क्लियर है? इसके बाद हम क्लासीफाई करेंगे मैटर को, यानी कि इसके बाद कहीं जाके हमको क्लासिफिकेशन करना है मैटर का। क्लियर है? मतलब होता है ना मैटर, सॉलिड भी एक मैटर है, लिक्विड भी है, गैस भी है, एलिमेंट भी है, कंपाउंड भी है, मिक्सचर भी है ना। तो ये क्लासिफिकेशन भी देखना पड़ेगा ना अपने को। और ये भी बताऊंगा आपको यहाँ पे कि ये वाला जो आपका चैप्टर है, यहाँ पर हम किस टाइप का क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं, यानी कि फिजिकल क्लासिफिकेशन देखेंगे या केमिकल, ये सब इसी में अंदर में आ जाएगा। हालांकि मैं तो दिख रहा है यहाँ पे चौथा पॉइंट है, बट मेरे ख्याल से मैं इसको सेकेंड पॉइंट में ही आपको कवर कर दूंगा। पहले बताऊंगा मैटर, उसके बाद क्लासिफिकेशन, फिर आपका एविडेंस और उसके बाद उनके कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम देखेंगे डिफ्यूजन को। ठीक है, डिफ्यूजन का भी जो टॉपिक है इसी चैप्टर का हिस्सा है, और यही मैं आपको किसी भी आपका इनमें से एक 20 टॉपिक में छोटा सा ही बता दूंगा डिफ्यूजन, और बाद में इसको अपन डिटेल में देखेंगे, यानी कि डिफ्यूजन गैसेस में कैसे होता है, सॉलिड में कैसे होता है, लिक्विड में कैसे होता है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अच्छा, इसके बाद ये वाला जो चैप्टर है दैट इज ये वाला हिस्सा है कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर एंड ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर। बेटा होता क्या है कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर, मतलब आप लोग घर में जो टेम्परेचर नापते हो ना, बॉडी टेम्परेचर पापा जीभ के नीचे रखते हैं या साइड में से दबा के थर्मामीटर, है ना, मजा आता है उसमें, जो अपन नापते हैं डिग्री सेल्सियस, बट साइंटिस्ट लोग यूज करते हैं वहाँ पर केल्विन है। तो केल्विन और डिग्री सेल्सियस में क्या संबंध है, ये हम यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, इसके बाद चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, भाई हमने जान लिया कि भाई मैटर क्या होता है, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैसेस होता है, हमने जान लिया। अब हमको यहाँ पे देखना है कि सॉलिड से लिक्विड कैसे बनता है, लिक्विड से गैस कैसे बनता है, गैस से वापस लिक्विड कैसे बनता है, और लिक्विड से वापस सॉलिड कैसे बनता है। एग्जाम्पल से बताऊंगा, और इसके अंदर कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स आएंगे जो ना आपको आगे की क्लासेस में भी बहुत काम आने वाले हैं। क्लियर बेटा? अब देखो, चेंजेस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि जो मैं बताया अभी, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से आपका वापस लिक्विड, लिक्विड से वापस सॉलिड, ये जो चीज़ है इसको ऐसा करने में कौन हेल्प करता है, तो दो चीज़ें हैं। एक तो है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर के कारण आप सॉलिड को लिक्विड कर सकते हो, लिक्विड को गैस कर सकते हो, उल्टा कर सकते हो। ठीक है, तो पहला केस टेम्परेचर। दूसरा हम देखेंगे कि प्रेशर का भी इस चीज में क्या रोल है, यानी कि विद द हेल्प ऑफ द प्रेशर हाउ कैन यू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, और फ्रॉम गैस टू लिक्विड, और फ्रॉम गैस टू द सॉलिड। ओके फ्रेंड्स, तो ये हम देखेंगे। उसके बाद इसी के अंदर, यानी कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के ही अंदर हमको देखना है लेटेंट हीट, हमको इसी के अंदर देखना है सब्लिमेशन, इसी के बाद हमको देखना है जो मैंने बताया इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। समझ में आ रही बात? जैसे दिख रहा है लेटेंट हीट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है,
इसी के अंदर ना कुछ टॉपिक्स आते हैं जैसे कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये हम इसी में पढ़ेंगे। सब्लिमेशन एक बहुत ही सिंपल एक प्रोसीजर होता है जहां पर ना सॉलिड के बाद लिक्विड नहीं डायरेक्ट गैस बन जाता है, और जहां पे गैस से डायरेक्ट सॉलिड बन जाता है ना, एक मजेदार चीज है सब्लिमेशन, इसको यहाँ पे देखेंगे। इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा उसका नाम है इवापोरेशन, इवापोरेशन को डिटेल में पढ़ लेंगे, और उसके बाद में हम सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चंस को, ठीक है बेटा। तो ये हो गया आपका सिनॉप्सिस जो हमको इस फर्स्ट चैप्टर में पढ़ने का है। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ें। तो देखो अब हमको सीधे आना है आपका हमारे पॉइंट पे, दैट इज व्हाट इज मैटर। अब मैं शुरू करूं, बताऊं आपको कि मैटर होता क्या है। एक बात समझना मेरी, जैसे देखो आप लोग को ना क्या करना है बता रहा हूँ। आप लोग क्लास 9th में हो, तो क्लास 9th में है ना, तो हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो सॉल्व करने नहीं है, आपको सब्जेक्टिव तरीके से पढ़ाई करनी है। मतलब आपको आंसर को लिखने हैं ना, आपने एक कॉपी में आंसर लिखना है। तो बेटा मेरा जो तरीका होगा वो क्या होगा पता है, कि मैं आपको कॉन्सेप्ट को समझा दूं, ठीक है, और कॉन्सेप्ट को समझने के बाद में आपके पढ़ने का जो मन है ना ये बढ़ जाए। होता क्या है ना, हमको पिताजी मतलब पापा है ना, मम्मी या बड़ा भाई बड़ी बहन अगर कोई चीज़ समझा देते हैं ना, तो हमारे लिए उसके बाद खुद से पढ़ना काफ़ी आसान हो जाता है। और इसी पर्पस के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरी इस पूरी क्लास का, मेरी इस पूरी मेहनत का बस यही आपका उद्देश्य है कि आप खुद से पढ़ना शुरू करो, आपके मन में इंटरेस्ट आए पढ़ाई के लिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको पढ़ना बेटा, पढ़ के ना समझ लेना, और उसके बाद ना क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, आपको उसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता, डाउट रहता है ना, तो आप मुझे ना इस नंबर पे ना कॉल करना या मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। तो मैं आपको ना फ़ोन में बता दूंगा कि भाई इसका आंसर ये होगा या इसको आपको इस तरीके से पढ़ना चाहिए, ठीक है बेटा। तो ऐसे हम पढ़ाई करेंगे। हम दूर हैं बट फिर भी दूर नहीं है, क्योंकि देखो भैया ऐसा है, कोरोना का जो टाइम है ना ये तो सबको पता है, और वाकई में एक साथ बैठ के पढ़ाई करना भी काफ़ी रिस्की है। तो हम तब तक क्यों ना ऐसा ही कर लें, ठीक है। तो देखो व्हाट इज मैटर, हमको पहले चीज जाननी है। तो बेटा मैटर के बारे में एक बेसिक बस इतना ही जानने का, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज व्हाट स्पेस एंड हैज मास कैन बी टर्म्ड एज व्हाट, कैन बी टर्म्ड एज मैटर। यानी कि दुनिया में कोई सी भी ऐसी चीज हो जो थोड़ा बहुत भी जगह घेरती है और उसका अपना एक मास है, दैट कैन बी टर्म्ड एज व्हाट, मैटर। अब देखो यहाँ पे जगह घेरती यानी कि स्पेस वाली बात तो क्लियर होगी, मास थोड़ा क्लियर अभी नहीं होगा, आगे की क्लासेस में आएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो कोई भी चीज जिसको जो स्पेस घेरती है और उसका अपना एक मास है, दैट कैन बी कॉल्ड एज व्हाट, मैटर। अब इसमें क्या क्या आएगा, क्या इसमें ऐसी चीज भी आएगी जो हमको दिखाई नहीं देती है? हाँ भाई आएगी। फॉर एग्जाम्पल हवा, भाई हवा हमारे आसपास है, देखो दिखती नहीं है बट छुओ, हाथ में कुछ महसूस हो रहा है, मतलब हवा तो है। अब हवा का भी क्या मास होता है कि नहीं? हाँ भैया होता है, हवा का भी मास होता है, इंडिविजुअल गैसेस का भी मास होता है, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, ओजोन का, बहुत सारी गैसेस का। तो हवा का भी अपना मास है, एंड एयर ऑक्यूपाइज स्पेस ऑल्सो। So in this manner, air can also be termed as what? Air can also be termed as matter. क्लियर में आ रही मेरी बात? तो हर वो चीज़ बेटा जो हमारे आसपास हमको दिखाई देती है ना, वो आपका क्या है, मैटर है। एग्जाम्पल आपको बताऊं, एयर, वाटर, आइस, ऑक्सीजन, रॉक्स एक्सेट्रा, ठीक है। अब देखो बेटा, इसी में आपको ना एक छोटी सी चीज़ और ऐड करके बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया जो चीज़ हमको दिख रही है या नहीं दिख रही है कोई बात नहीं है, हम इतना बोलते हैं कि जिसमें भी आपका स्पेस है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज गॉट मास, इसको हम बोलते हैं मैटर। क्लियर है? अब ना जो हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट यानी कि आज क्या चल रहा है इस टॉपिक से संबंधित मैं आपको ये बता देता हूँ, तो आपको पढ़ने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि हम लोग वाकई में काम की चीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखो बेटा, जैसे आप लोग जाओगे ना कहाँ, यूनिवर्स में, या जाना तो मत, घर बैठे बैठे देख लेना यूनिवर्स को, ठीक है। तो यूनिवर्स में अगर आप जाओगे तो सपोज दिस इज आवर सन एंड दिस इज आवर अर्थ, ठीक है। दोनों के बीच में क्या है पता है? कुछ नहीं है। इसको हम बोलते हैं निर्वात हिंदी में, और अंग्रेजी में इसी को हम बोलते हैं वैक्यूम, ठीक है। कुछ भी नहीं होना मतलब वैक्यूम है। बट कुछ नहीं भी तो कुछ होगा, ऐसा साइंटिस्ट सोचते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। ऐसा साइंटिस्ट बोलते हैं कि कुछ नहीं भी तो कुछ होगा, और ये जो कुछ नहीं है ना, इसी का पता है क्या नाम दिया गया है? इसी को हम बोलते हैं आपका डार्क मैटर। क्या बोलते हैं बेटा? डार्क मैटर बोलते हैं। अब ये बात आपको अभी क्लास टाइम में इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि मैटर जब पढ़ा तो डार्क मैटर भी जान लो, क्या समझते हैं। तो अंतरिक्ष में कोई भी चीज इंक्लूडिंग एयर है ना, उसका अपना एक मास है, उसका अपना एक एग्जिस्टेंस है ना, इसलिए उसको हम बोलते हैं मैटर है।
बट डार्क मैटर ये तो दिखता भी नहीं है, हम जहाँ पे कुछ नहीं है उसको हम बोल रहे हैं डार्क मैटर। और साइंटिस्ट का ये कहना है कि डार्क मैटर ज़्यादा है दुनिया में, हमको हमारी जो समझ है मैटर की उसके अगर कंपेयर करते हैं तो, ठीक है। बहुत बड़ा आपका हिस्सा आपका यूनिवर्स का डार्क मैटर ही है ना। अगेन दिमाग में आया ना, कुछ नहीं वो भी कुछ है। तो ये जो टॉपिक है इसका संबंध ना आज की जो मॉडर्न फिजिक्स से, आज की जो मॉडर्न आपका केमिस्ट्री है उससे है। तो इस बात को दिमाग में ध्यान में रख के पढ़ाई करिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये आपका डार्क मैटर एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा आपको, बस मैंने आपके ज्ञान के लिए बता दिए बात। क्लियर? आप देखो वापस आते हैं, मैं बोला था ना क्लासिफिकेशन को पहले बताऊंगा। तो देखो अब ना मैटर हमने जान लिया कि भाई एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज गॉट मास कैन बी टर्म्ड एज व्हाट? मैटर। बता दिया मैंने। अब बेटा क्या करना है, अब हमको इसको क्लासिफाई करना है अकॉर्डिंग टू टू डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस। एक जो हमारा साइंस था वो प्राचीन ऋषि मुनियों का था। ओम फट गायब हो गया ऋषि मुनि, है ना। ओम फट बोले आपका दिव्यास्त्र आ रहे हैं, देखो ना आप लोग। तो एक वो समय था, ठीक है। तो उस समय यानी कि ऋग्वैदिक काल से, अगर मैं ऋग्वैदिक एरा की आपको एग्जैक्टली बताऊं तो ऋग्वैदिक एरा माना जाता है हमारे देश में 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। तो ये जो पीरियड था इसको हम बोलते हैं ऋग्वैदिक एरा। और इस समय ना हमारे देश में काफ़ी बढ़िया बढ़िया साइंटिस्ट हुए। साइंटिस्ट मतलब फिलोसोफर्स हुए। पहले साइंटिस्ट नहीं होते थे, फिलोसोफर्स होते थे। तो वो किसी भी चीज़ पे बस बोलते थे कि ऐसा होना चाहिए, और उसको करके आपका एक्सपेरिमेंट से प्रूव नहीं करते थे। बट उनका जो सोचने का तरीका था इतना तेज था कि आज भी जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं उन चीज़ों को ही फॉलो करते हुए रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसोफर्स एज पर द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर इज कंसर्न, दे क्लासिफाइड द मैटर इनटू 5 डिफरेंट कैटेगरीज, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्या? पंचतत्व। और वो पंचतत्व क्या थे? पंचतत्व में था वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और जल। क्या क्या था? वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और जल, जिनको आज हम बोलते हैं वायु मतलब एयर, पृथ्वी मतलब अर्थ, अग्नि मतलब फायर, आकाश मतलब स्काई एंड वाटर मतलब जल। क्लियर है बेटा? तो हमारे जो पुराने इंडियन फिलोसोफर्स थे इनका ये मानना था कि जो दुनिया है ये पंच तत्वों से मिलकर बनी है, ठीक है। मतलब कोई सा भी स्टेट ऑफ मैटर हो उसमें आपको ये तो मिलेगा ही, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज 5 कैटेगरीज द इंडियन फिलोसोफर्स क्लासिफाइड द मैटर, ठीक है। अच्छा, तो मॉडर्न साइंटिस्ट का क्या बेसिस है भाई? इंडियन फिलोसोफर्स ने ऐसा किया तो इनका क्या आधार था, इसको भी देख लेते हैं। As far as the modern scientists are concerned, they classified the matter into 2 different category based upon their properties। यानी कि मैटर की प्रॉपर्टीज के हिसाब से जो आज के साइंटिस्ट है ना, इन्होंने मैटर को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया। कितने पार्ट में बेटा? 2 पार्ट में। पहला जो पार्ट था वो था, उसका आधार था फिजिकल प्रॉपर्टी। ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी दे क्लासिफाइड द मैटर, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी पहला क्लासिफिकेशन का आधार था। सेकंड जो क्लासिफिकेशन था उसका बेसिस था केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर वाज डन बाय मॉडर्न साइंटिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ 2 प्रॉपर्टीज। फर्स्ट वन इज फिजिकल प्रॉपर्टीज, सेकंड वन इज केमिकल प्रॉपर्टीज। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा सबको? आप देखो, एज फार एज द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बाय द मॉडर्न साइंटिस्ट on the basis of physical properties concerned, so they classified the matters as solids, liquids and gases, ठीक है। मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से मैटर को साइंटिस्ट ने आज के 3 भागों में बांटा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। क्लियर? अब केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात बताऊं तो केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से इन्होंने मैटर को बांटा एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर्स के रूप में, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे समझ लो, इस चैप्टर में अब हमको किस तरह का क्लासिफिकेशन पढ़ना है? सॉलिड, लिक्विड, गैस पढ़ने का है या फिर एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर पढ़ने का है? तो याद रखना, एकदम हल्के हो जाओ। क्या करना है बेटा? हमको ना केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर पढ़ना है अगले चैप्टर में, और इस चैप्टर में पढ़ना है क्या? सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस को। क्लियर? अच्छा, तो अगेन शुरू करें। तो अब फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से पढ़ना शुरू करते हैं। तो पढ़ने से पहले एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज मैटर? मैंने बताया एवरीथिंग व्हिच हैज गॉट इट्स मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस कैन बी टर्म्ड एज व्हाट? मैटर। बताया मैंने। अब देखो बेटा, एक बात समझना, दुनिया का कोई भी मैटर हो, किसी भी प्रकार का मैटर हो, वो किसी ना किसी चीज़ से मिलकर बना होता है। और किसी ना किसी चीज़ से कहने का मतलब एक सामान्य भाषा में बोल सकते हो आप पार्टिकल्स। तो मैटर्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स मतलब एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? तो जितने भी मैटर होते हैं किसी ना किसी चीज़ के बने होते हैं।
अब ये जो पार्टिकल्स है बेटा, जैसे जो भी आपका मान लो मैटर है, इसके अंदर जो भी आपको पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे, अब इनकी अगर मैं बात करूं तो इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है वो हमको चैप्टर में पढ़नी है। मतलब भाई अगर कोई आपसे सवाल पूछे कि पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं क्या, टाइनी होते हैं क्या, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं क्या, तो आप तो बोल सकते हो हाँ सब होते होंगे, बिल्कुल होते होंगे। तो एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होगी ना इन पार्टिकल्स की। दूसरा, ये जो पार्टिकल है एकदम स्टिल रहते हैं क्या, या फिर ये लगातार मूव करते रहते हैं, दोनों में से कौन सी बात है? सर हमको तो पता नहीं, एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा। तो वही मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके बताऊंगा अब इन पार्टिकल्स के बारे में, ठीक है ना। बट यहाँ पे बस ना एक बात समझना कि कोई सा भी मैटर हो बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। जैसे कि आपको मैं एग्जाम्पल के रूप में बताता हूँ। जैसे आपने पानी की एक बूंद देखी है, देखे होगे, पक्का देखे होगे। तो पानी की एक बूंद अगर आप देखते हो ना, तो उसके अंदर पता है पानी की बूंद किससे बनी होगी बताओ? ये ऑब्वियस सी बात है, वाटर से ही मिलकर बनी होगी। तो पानी की एक बूंद के अंदर में अगर कितने वाटर के पार्टिकल्स होते हैं, अगर मैं आपको ये बताऊं तो भाई मुझे भी नहीं पता, वैज्ञानिकों ने इसे काउंट किया है, साइंटिस्ट हैव काउंटेड दिस, है ना। और काउंट करने के बाद उन्होंने हमको बताया, बुक में भी लिख दिया कि अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर कंटेन्स 10 to the power 21 पार्टिकल्स ऑफ वाटर। नाउ आप इमेजिन कर लीजिए, इतना ज़्यादा पार्टिकल है तब जाके पानी की एक बूंद बनती है। अब सोचिए समुद्र कैसा बनता होगा फिर, है ना। तो ये जो चीज़ है कि भाई बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलके आपका बनाते हैं किसी मैटर को, और ये लगातार घूमते रहते हैं, है ना। इन सब बातों को अब हमको समझना है। शुरू करें तो देखिए बेटा, अब इन बातों को मैं ऐसे ही आपको बता दूंगा, समझ में आएगा नहीं, हमको इसको एविडेंसेस देखने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ होगा आपका एविडेंस। तो देखिए एविडेंसेस फॉर पार्टिकल्स इन मैटर, इसको समझाने के लिए ना अब मैं दो कॉन्सेप्ट्स का सहारा लूंगा। एक होगा आपका कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिफ्यूजन, जहां पर हम कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपको बताएं कि हाँ भाई देखो इस एक्सपेरिमेंट से हमको इतना तो आइडिया हो गया कि टाइनी पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में स्पेस है, ये लगातार मूव कर रहे हैं, ये आइडिया हो जाएगा। फिर मैं आपको एक और एक्सपेरिमेंट का यानी कि एक और कॉन्सेप्ट का हेल्प लेके समझाऊंगा कि भाई ब्राउनियन मूवमेंट, यानी कि कैसे ना अगेन आपका जो पार्टिकल्स वाकई में आपका बहुत छोटे होते हैं और ये लगातार मूवमेंट करते रहते हैं। तो दोनों ही एक्सपेरिमेंट से सेम कंक्लूजन निकलेगा, बट मैंने दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट इसलिए लिए हैं ताकि ना आपके मन में कोई डाउट मत रहे, ठीक है। दोनों ही एक्सपेरिमेंट का सेम कंक्लूजन रहेगा बेटा, क्लियर। तो शुरू करें। देखो सबसे पहले शुरुआत करने से पहले देखो हमको देखना है क्या, डिफ्यूजन पे बेस्ड एक्सपेरिमेंट देखने हैं। पर उसके पहले ये भी तो समझना पड़ेगा कि डिफ्यूजन होता क्या है ना। तो देखो डिफ्यूजन की इस डेफिनेशन को पढ़ने से पहले मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि आपने घर में मान लीजिए क्या किया, बढ़िया आज कहीं जाना था, कहीं आपका मीटिंग था जोरदार, है ना। आप बढ़िया परफ्यूम लगा के एकदम रेडी हो गए। अब आप परफ्यूम लगा के सोचे कि चुपचाप पापा की गाड़ी लेके मैं निकलूंगा घूमने आज तो, है ना, ठीक है, फुल माहौल एकदम घूमना है। तो उसी समय आपके पापा जो अपने कमरे में बंद थे अचानक बाहर निकलते हैं और बोलते हैं बेटा कहाँ जा रहे हैं, है ना। तो आप सोचते हो कि पापा को पता कैसे चला है मैं निकल रहा हूँ करके। तो पापा बताते हैं बाद में, बेटा तेरा परफ्यूम का खुशबू आया था मेरे को। बट परफ्यूम भाई तुम्हारा तो रूम का पंखा ही बंद था, हवा कहीं आ जा नहीं रही थी, तो उसको परफ्यूम का खुशबू कैसे आ गया पिताजी को, है ना। तो दिस इज वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ्यूजन वर्क्स। मतलब होता क्या है ना, किसी भी एक जगह से जो एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो मूव कर जाते हैं दूसरी तरफ, ठीक है। यानी कि द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर, ठीक है। इसको सिंपल शब्दों में क्या बोलते हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल एज द डिफ्यूजन। एकदम एग्जैक्टली बताऊं साइंटिफिक टर्म्स में तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ द हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ द लोअर कंसंट्रेशन इज व्हाट वी कॉल एज द डिफ्यूजन, ठीक है। तो एक बेसिक ये आइडिया दिमाग में रखिए किसका, डिफ्यूजन का। बट आप लोग क्लास 9th में हैं तो यहाँ पे क्या डेफिनेशन दिया है इसको पढ़ लें। देखो मूवमेंट ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स among each other so that they become mixed uniformly is called as diffusion। ये बात ही बिल्कुल सही है। होता क्या है, कोई भी चीज़ तब तक फैलती है किसी भी कमरे में या किसी भी आपका स्थान पे जब तक उस पूरे स्थान को वो घेर न ले या फिर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन उसका वहाँ पर ना हो जाए। और इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं आपका डिफ्यूजन। हमेशा क्या होगा, हमेशा कोई चीज़ फैलेगी कहाँ से, सोर्स से, जहाँ पर उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है और आपका उस जगह तक जाएगी जहाँ पर ये है ही नहीं, ठीक है। जैसे मैंने आपको परफ्यूम का एग्जांपल दिया, परफ्यूम आपने अपने आसपास छिड़का तो यहाँ पे परफ्यूम बहुत ज़्यादा है, अब ये हर उस जगह जाएगा कमरे की जहाँ पर इसकी स्मेल नहीं है, क्लियर। और जब ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उसका फैलना बंद हो जाएगा, ठीक है, तब वो दूसरे कमरे की तरफ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। समझ में आया। अब देखो
इस पे बेस्ड एक्सपेरिमेंट क्या है? एक्सपेरिमेंट ऐसा है बेटा कि आप क्या करिए, पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ क्रिस्टल्स लीजिए, देखो इस तरीके से, है ना। आपने क्या किया, पोटेशियम परमैंगनेट का कुछ क्रिस्टल लिया, किस में लिया? पानी में। अब क्या करना, बस वेट करो, कुछ मत करो, पानी को हिलाना भी नहीं है, कुछ नहीं करना, सिंपली आपको वेट करना है। कुछ देर के बाद क्या हो जाएगा, पूरा जो पानी है वो पर्पल कलर का हो जाएगा, ठीक है। इससे हमको क्या मालूम चल रहा, आप देखिए, इससे ये मालूम चला कि भाई पोटेशियम परमैंगनेट है, ठीक है, इसका एक पिंक टाइप का एक कलर होता है। पहली बात, ये तो ऑटोमेटिकली फैल गया, इसको हमको फैलाना नहीं पड़ा। मतलब या तो आपका पानी का पार्टिकल घूम रहा है, या तो पोटेशियम परमैंगनेट का पार्टिकल अपने आप घूम रहा है, या तो दोनों आपस में घूम रहे हैं और घूम के पूरे कलर को फैला दी उसमें। पहला चीज़ मालूम चला। दूसरा चीज़ हमको ये मालूम चला कि पानी का पहले तो कलर नहीं था, अब उसका कलर हो गया। मतलब पानी के दो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस तो पक्का होगा दया, है ना, पक्का स्पेस होगा, तभी तो जाके जो पोटेशियम परमैंगनेट है उसमें आपका चले आता है और पानी को रंगीन कर देता है, ठीक है। तो ये जो पहला एक्सपेरिमेंट था, डिसॉल्विंग ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इन वाटर, इससे हमको ये मालूम चलता है कि पार्टिकल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर, पहला, और दूसरा, पार्टिकल्स आर इन मोशन, दैट इज पार्टिकल्स ऑफ बोथ, दैट इज वाटर एंड पोटेशियम परमैंगनेट आर इन मोशन। बट ये मोशन इतना स्लो है कि हमको दिखाई नहीं देता है, बट कुछ देर के बाद जो रिजल्ट दिखाई दिया कि पूरा पानी आपका रंगीन हो गया, उससे हमको मालूम चल गया कि हाँ भाई कुछ तो हो रहा है। यानी कि पानी जो हमको स्थिर दिखाई दे रहा है ना, वो लगातार असल में मूव करता रहता है, ठीक है। यहाँ पे एक बात समझना, जो आयुर्वेद है ना, आयुर्वेदा एक आपका ब्रांच ऑफ मेडिसिन है ना, जिसके माध्यम से ट्रीटमेंट किया जाता है। बेसिकली ये प्लांट्स पर डिपेंड होता है। उसमें एक बात कही गई है, पता क्या, कि पानी की ना मेमोरी होती है। हमारे मतलब जो ऋषि मुनि थे अगेन उसी पे आते हैं, वो ये कहते हैं कि पानी की मेमोरी होती है। और यही कारण है कि जब भी आप नल से पानी भरते हो ना, तो पानी को तुरंत नहीं पीना चाहिए, पानी को किसी एक पात्र में रखना चाहिए, एक दिन तक प्रॉपर रखिए। जैसे रात में पानी भरा, रात भर रहने दीजिए, और उसके बाद में ना प्रॉपर अच्छी बातों को सोच के उस पानी को पीजिए। तो क्या होगा, जो पानी है ना, पानी के अंदर जो मेमोरी होती है, वो आपके शरीर के अंदर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी लेकर आती है। ऐसा कहते हैं पानी के बारे में। अब कभी अप्लाई करके देखना, शायद आपको अच्छा लगे, ठीक है।